हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चौथा क्लास है, जिसमें हमने शुरू किया था क्लास 10th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, या आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हमने 3 पार्ट को देख लिए थे कि उस तीनों पार्ट में हम क्या क्या देखे थे उसको समझेंगे एक बार फिर से। और आपको एक बात बता दें कि यदि आप एसएसटी को एकदम बिल्कुल कहानी की तरह समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पार्थ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहला पार्ट को देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि तीसरे पार्ट में हम देखे थे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में हमने क्या क्या देखे, तो ध्यान से देखिएगा। इटली के एकीकरण में हम देख लिए थे कि इटली के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है ना। उसके बाद इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजनी का क्या योगदान था। फिर जोसेफ मेजनी के बारे में हम अच्छे से पढ़ लिए थे। काउंट काबूर के बारे में भी जान लिए थे। फिर गैरीवाल्डी के बारे में जान लिए थे। अब गैरीवाल्डी जो कि लास्ट में क्या किया, अपना सभी राजपाट त्याग कर जितने भी क्षेत्र को जीता गया था गैरीवाल्डी के द्वारा, गैरीवाल्डी ने उस क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। और उसके बाद अंततः विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में 1871 में संपूर्ण इटली का एकीकरण हो जाता है। तो हमने इससे पहले क्लास में हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 6, जर्मनी का एकीकरण। कि जर्मनी के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जर्मनी का एकीकरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जर्मनी है क्या। तो जर्मनी एक देश है। क्या है? एक देश है। जिस तरह से हमारा एक देश है भारत, ठीक इसी प्रकार एक देश है जर्मनी। और जर्मनी 18वीं शताब्दी से पहले कई भागों में बटा हुआ था। तो ध्यान से देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। बाधाएं, तो जर्मनी जो है 18वीं शताब्दी से पहले लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था। 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था और सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषमताएं पाई जाती थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषमताएं पाई जाती थी, मतलब असमानताएं पाई जाती थी। इन सभी में मेल मिलाप नहीं रहता था, ठीक। सभी क्षेत्र का अपना अपना एक राजा होता था। अब राजा अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ करना चाहता था। एक राजा कुछ और करना चाहता था, दूसरा राजा कुछ और करना चाहता था। तो उन सभी राजाओं में मेल मिलाप नहीं हो पाता था और यही कारण है जर्मनी के एकीकरण की बाधा थी। आगे ध्यान से देखिए, इस पर जो सबसे बड़ा प्रभाव था ये था ऑस्ट्रिया का प्रभाव। इटली पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और जर्मनी पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कभी हो ही ना और हम अपना प्रभुत्व जमाए रखें, लेकिन हुआ और ऑस्ट्रिया उसमें पिछड़ा। तो ध्यान से देखिए, तो ये है कि बाधाएं थी कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था। वहाँ सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएं थी, धार्मिक विषमताएं थी, ठीक। और सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक। अब आगे ध्यान से देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी तो क्या उसमें किस प्रकार की विषमताएं थी। तो ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं जर्मनी है, ये जर्मनी है। तो इसे हम जब दो भागों में बांट देते हैं तो ये उत्तरी जर्मनी हो जाता है, ये दक्षिणी जर्मनी हो जाता है। उत्तरी जर्मनी और ये हो जाता है दक्षिणी जर्मनी। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी अधिक मात्रा में थे, और उत्तरी जर्मनी का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था पर्सा। सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था पर्सा, ठीक। अब दक्षिणी जर्मनी जब हम आते हैं
तो दक्षिणी जर्मनी में जो अधिकांश लोग थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। उनका विचार अलग था, उत्तरी जर्मनी का विचार अलग था और दक्षिणी जर्मनी के लोगों का विचार अलग था, जिसके कारण इन सभी में एक भावना नहीं आ पाती थी देश के लिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा उत्तरी जर्मनी पर विचार कर लेते हैं। तो उत्तरी जर्मनी का एक शक्तिशाली क्षेत्र था पर्सा, काफ़ी शक्तिशाली क्षेत्र था और यहाँ का चांसलर था बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में हम आगे बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो अभी बस आप इतना देखिए कि उत्तरी जर्मनी का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था पर्सा और पर्सा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। और पर्सा, ये जो ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर पर्सा है, ये जो पर्सा है ये उत्तरी जर्मनी में है और ये पर्सा पूरे लगभग उत्तरी जर्मनी पर क्या हुआ था? अपना प्रभाव जमाया हुआ था। यानी कि पर्सा जो चाहेगा वही पूरे उत्तरी जर्मनी में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से लोगों ने जर्मनी का एकीकरण करना चाहा? वहाँ के लोगों में तो राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था, क्योंकि इनका उत्तरी जर्मनी का मानना कुछ और है, दक्षिणी जर्मनी का मानना कुछ और है। ये दोनों एक होना ही नहीं चाहता है। जब ये दोनों एक नहीं होगा तो फिर जर्मनी का एकीकरण होगा कैसे? कोई भी देश है उसको एकीकृत करने के लिए वहाँ के सभी लोगों की, लगभग अधिकांश लोगों की विचारधारा एक होना जरूरी है। जब विचारधारा एक नहीं होगा तो संभव है कि उसका एकीकरण कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक, तो यही बात चल रही थी उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी के बीच में। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। राष्ट्रवादी भावना का क्या था? अभाव था। तो फिर राष्ट्रवादी भावना आया कैसे? तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी को क्या बना था? शासक बना था। जब ये शासक बना था तो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत कर एकीकृत करने लगा। ठीक इसी प्रकार जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र को जीतकर नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया और जीतकर जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किया। ध्यान से देखिए, जर्मन राइन राज्य संघ, जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को ही, क्योंकि उसको एकीकृत करने का मार्ग या शुरुआत जो किया था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका एकीकरण करना शुरू किया तो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का विचार आने लगा। ठीक, तो और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे व्यक्तियों ने उसमें अपना योगदान दिया, जिसमें से कुछ व्यक्ति को यहाँ पर लिखे हैं। तो ध्यान से देखते रहे। राष्ट्रवादी भावना को उदय, तो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसका नाम था हिगेल, बहुत बड़े दार्शनिक, और ये लोगों के एकता के बारे में, अखंडता के बारे में, उसके भाईचारे के बारे में, देश के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किए थे ये, और बहुत विस्तृत बातें भी बताई थी, बहुत बड़ी बड़ी बात बताई थी, दिल की गहराई में जाने वाली बातें बताई थी इन्होंने। ठीक, तो इनके द्वारा लिखा गया था ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का मतलब वो पहला लड़ाई झगड़ा यानी कि बंटवारा एक तरह से होता है ना, वही होता है द्वंद्ववाद। ठीक, हिगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को लोगों ने पढ़ा, समझा, और जो बुद्धिमान लोग थे उन्हें लगता था कि ये इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो वे इसको और प्रसारित करते थे। ठीक ना। उसके बाद अंडर्ट है, दूसरा व्यक्ति है अंडर्ट। ये क्या किए थे कि कविताओं की रचना करते थे, लोगों को कविता सुना कर उन्हें अपने देश के प्रति जागृत करते थे, देशभक्ति की भावना उसके अंदर भरने का प्रयास करते थे कविता सुना कर। अब जब आप कविता पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कविता में ही एक ऐसी बातें छुपी होती है जो हमें अंदर से झकझोर देती है, हमें अंदर से एक अलग शक्ति प्रदान करती है या हमें अंदर से तोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार की कविताएं अंडर्ट जर्मनी के लोगों को सुनाते थे। जर्मनी में ये क्या करते थे, लिखते थे कविताएं,
और लोगों के पास पहुंचाते थे ताकि लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू करें। जब तक लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा तब तक जर्मनी का एकीकरण कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए या उसे एकीकृत करने के लिए किसी एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें अधिकांश लोग उसमें सहमत हो तभी देश चल सकता है, अन्यथा देश नहीं चल सकता है। तो ये था, कविताओं को सुनाते थे। हिडेनबर्ग और नबोलिस जो थे ये जर्मनी के इतिहास को बताते थे, जर्मनी के इतिहास को बताते थे कि जर्मनी क्या था, क्या हो गया है। जर्मनी के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन आज क्या हो गया है, आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है। एक क्षेत्र से व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जा नहीं सकता है। एक क्षेत्र का राजा कुछ और चाहता है, दूसरे क्षेत्र का राजा कुछ और चाहता है, लेकिन पूरे क्षेत्र के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा है। जबकि हमारा जर्मनी ऐसा नहीं था। हमारा जर्मनी तो स्वर्ग के समान था। जर्मनी के बारे में पूरे विश्व गुणगान करते थे। इस प्रकार के इतिहासों को बताते थे कौन? हिडेनबर्ग और नबोलिस। तब जाके लोगों के अंदर आता था कि हाँ, सही बात है, जर्मनी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हमें अपने पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की कल्पना वो किए होंगे कि जर्मनी आगे कहाँ तक जाएगी, लेकिन आ कहाँ गए हैं। जर्मनी की हालत आज ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है और ऊपर से एक दूसरे की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। और इसका फायदा उठाता है कौन? ऑस्ट्रिया, बाहरी देश, विदेशी लोग उठाते हैं। ये गलत है। हमें एकजुट होकर इटली के एकीकरण पर काम करना पड़ेगा। तो ये हिडेनबर्ग और नबोलिस गौरवमय इतिहास बताकर लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को क्या कर रहे थे, जागृत कर रहे थे। आगे देखिए, फिर वहाँ के जो शिक्षक थे और विद्यार्थी दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दोनों पढ़े लिखे, शिक्षक पढ़े लिखे, विद्यार्थी भी पढ़े लिखे, ठीक। तो ये दोनों मिलकर ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था का गठन किया था। ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था का गठन किया था और इसका केंद्र जो था, आंदोलन का केंद्र था, ये वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय था। क्या था? येना विश्वविद्यालय, येना है, ठीक, ये है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ के व्यापारी लोग सोच रहा था कि व्यापारियों के बीच जो असमानताएं पाई जाती है उस सभी असमानताएं को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो वो सोच रहा था कि किस प्रकार से खत्म करें, किस प्रकार से खत्म करें। तब उनके माइंड में आया कि बोलते हैं किसी एक संस्था को, किसी राजा को बोलते हैं। तो ये सब पहुंचा व्यापार लोग, कहाँ? व्यापारी लोग पहुंचा राजा के पास और पर्सा के शासक के पास। तो वहाँ से पर्सा के नेतृत्व में ज्वालबेरिन नामक संस्था का गठन किया गया। ज्वालबेरिन नामक संस्था का क्या किया गया? गठन किया गया। और ज्वालबेरिन नामक संस्था का जब गठन किया गया तब व्यापारियों के बीच जो असमानताएं थी ना, वो समानता में बदल गई। किस में बदल गई? समानता में बदल गई। ये बातें थी राष्ट्रवाद के विकास में। अब ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रवाद का विकास अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। तो ध्यान से देखिए, उसके बाद जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उस क्रांति के पश्चात जब बुर्बो राजवंश का अंत हो गया था, उसके बाद जर्मनी में ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था वो प्रभाव भी खत्म हो गया। जर्मनी में ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो था वो समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद जब ऑस्ट्रिया वहाँ से चला आया तब फ्रेडरिक विलियम को बोला गया कि आप जर्मनी का कमान संभालिए, आप क्या कीजिए? जर्मनी का कमान संभालिए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम नहीं चाहता था कि हम जर्मनी का क्षेत्र संभालें, जर्मनी का शासक बने। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि हम ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करें। इसे डर लगता था ऑस्ट्रिया से, इसलिए ये चाहता था कि हम वहाँ का शासक नहीं बने, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब फ्रेडरिक विलियम का मौत हो गया तो उसके पश्चात वहाँ का शासक बना था विलियम प्रथम, अर्थात पर्सा का शासक बना था विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम जब पर्सा का शासक बना
तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा का था। इस विचारधारा का राष्ट्रवादी विचारधारा का था, अर्थात ये चाहता था अपने इटली को एकीकृत करना चाहता था। तो ये क्या किया कि इसे पता था कि यदि विलियम प्रथम को पता था कि यदि पूरे जर्मनी का एकीकरण करना है तो जर्मनी अर्थात पर्सा का शक्ति को बढ़ाना होगा, पर्सा की शक्ति को बढ़ाना होगा। तो ये शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जर्मनी की एकीकरण आसान तो नहीं था, किंतु कुछ हद तक आसान हो जाए, जर्मनी का एकीकरण करना कुछ हद तक आसान हो जाए, इसके लिए ये बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किए। किसको? बिस्मार्क को। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, बिस्मार्क के बारे में, ठीक है ना। तो बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किए, जो एक कूटनीतिज्ञ थे। जो एक क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे, सोचने विचारने में काफ़ी क्या थे? आगे थे, ठीक है। और जैसे ही ये पर्सा का चांसलर बने तो ठीक उसके पश्चात ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच जो संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच जो संधि हुई थी, दोस्ती की, एक तरह से कह सकते हैं दोस्ती की, उस संधि को अब लोगों ने स्वीकार करना छोड़ दिया, अर्थात उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच जो भी संधि है अब वो सब क्या होगा? खत्म होगा। और ये नीति था बिस्मार्क का। किसका था? बिस्मार्क का। क्योंकि बिस्मार्क ऐसा चाहता था कि लोग ऑस्ट्रिया का क्या करें? विरोध करें। अब हम देखेंगे बिस्मार्क के बारे में कि बिस्मार्क ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया था। तो अब हम देखते हैं कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दिया, कौन कौन से कार्य किया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखें। बिस्मार्क का पूरा नाम था ओटो वान बिस्मार्क, जो एक महान कूटनीतिज्ञ थे। महान कूटनीतिज्ञ थे। और ये जो थे, ये थे पर्सा का चांसलर। और इसे पर्सा का चांसलर नियुक्त किया था विलियम प्रथम, क्योंकि विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी का यदि एकीकरण करना है तो पर्सा को सैन्य शक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर जो व्यक्ति लगे वो लगे थे बिस्मार्क। इसलिए बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त करते हैं विलियम प्रथम, ठीक। जैसे ही बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना तो उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और एक नीति अपनाया को हमें मरना पड़े, कटना पड़े, खून का नदियाँ बहाना पड़े, हम बहाएंगे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? लौह एवं रक्त, या आप इसे कह सकते हैं रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। और ये नीति अपनाकर इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए। कितना युद्ध? 3 युद्ध किए थे। पहला युद्ध किए थे डेनमार्क से, दूसरा किया ऑस्ट्रिया से, और तीसरा किया फ्रांस से। तो ध्यान से देखिए, डेनमार्क से युद्ध हुआ था 1864 को, और ये हुआ था सैल्सबिंग और हॉलस्टीन के मुद्दे को लेकर। ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था 1866 को, और फ्रांस के साथ हुआ था 1870 को, ठीक है ना। डेनमार्क से जो युद्ध हुआ था डेनमार्क का युद्ध ही कहलाता है। ऑस्ट्रिया के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को जाना जाता है सेडोवा के युद्ध के नाम से, सेडोवा का युद्ध, इसके नाम से जाना जाता है। फ्रांस के साथ जो युद्ध हुआ 1870 में, ये जाना था सेडोन का युद्ध, सेडोवा और सेडोन। ये अब क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये इस साइड मान लेते हैं, ये है फ्रांस, ये है पर्सा, इस साइड है ऑस्ट्रिया, और इस साइड है डेनमार्क।
तो 4 देशों की हम बात करेंगे। कितने देशों की बात करेंगे? 4 देशों की। तो 4 देशों की बात हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं उस पर विचार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कि पर्सा तो जर्मनी का क्षेत्र है। यहाँ का जो चांसलर है ये बिस्मार्क है। कौन है? बिस्मार्क, जो एक महान कूटनीतिज्ञ है, जो महान एक कूटनीतिज्ञ है। ये क्या करते हैं कि डेनमार्क जो है, डेनमार्क ये जर्मनी के 2 क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था। कितने क्षेत्रों पर? 2 क्षेत्रों पर। एक था सेल्सविग और दूसरा था हॉल्स्टीन। इन 2 क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था। कौन? डेनमार्क। जब इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था तो पर्सा पहुंचा ऑस्ट्रिया के पास कि हमें डेनमार्क से सेल्सविग और हॉल्स्टीन को लेना है। सेल्सविग और हॉल्स्टीन को लेना है, क्या तुम मेरा मदद करोगे? तो ऑस्ट्रिया बोला मदद करने के बदला क्या मिलेगा हमें? तो पर्सा बोला कि हम तुम्हें एक क्षेत्र दे देंगे, तुम जब हमारा साथ दोगे तो हम 2 क्षेत्र जीतेंगे, एक सेल्सविग और दूसरा हॉल्स्टीन। सेल्सविग मेरा होगा और हॉल्स्टीन तुम्हारा होगा। तो ऑस्ट्रिया बोला ठीक है हम दे देंगे साथ। तो चलो, तो पर्सा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्सविग और हॉल्स्टीन के मुद्दे को लेकर क्या करता है? डेनमार्क पर आक्रमण कर देता है। डेनमार्क पर आक्रमण कर देता है। ये करता है 1864 को। और इस युद्ध में डेनमार्क बुरी तरह से पराजित हो जाता है। बुरी तरह से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ये जब बुरी तरह से पराजित हो जाता है तब सेल्सविग मिलता है पर्सा को और हॉल्स्टीन मिलता है ऑस्ट्रिया को। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो ऑस्ट्रिया वाला क्या किया? जाना चाह रहा था कहां पर? हॉल्स्टीन, अपने लोगों को लेकर, अपनी सेनाओं को लेकर। लेकिन उससे पहले पर्सा एक अलग चाल चल दिया था। बिस्मार्क जो है एक अलग चाल चल दिया। इससे दोस्ती करके डेनमार्क पर तो आक्रमण कर दिया, डेनमार्क को पराजित कर दिया, एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, दूसरे क्षेत्र पर दूसरा चाल चल दिया। वो चाल क्या था? वो चाल ये था कि बिस्मार्क ने यहाँ हॉल्स्टीन में जो भी लोग रहते थे वहां के लोगों में राष्ट्रवादी भावना भर दिया। अब लोग यहाँ के जो थे अधिकांश लोग पर्सा के समर्थक थे। कहाँ के समर्थक थे? पर्सा के। और पर्सा के जो समर्थक थे वो सभी बिस्मार्क के जो विचार था उससे काफी प्रभावित हुआ और हॉल्स्टीन में विद्रोह करने लगा ऑस्ट्रिया का। जब विरोध करने लगा तो फिर गलत ऑस्ट्रिया सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तो फिर ऑस्ट्रिया क्या किया? तो अपना सेना लेकर हॉल्स्टीन जाना शुरू किया। कहाँ जाना शुरू किया? हॉल्स्टीन जाना शुरू किया। जब हॉल्स्टीन जाना शुरू किया तो बीच में आता था पर्सा। कौन आता था? पर्सा। बीच में आता था पर्सा। अब यहाँ जब पहुंचा ऑस्ट्रियाई सेना तो फिर यहाँ पर्सा बोलता है थम जाओ। क्या करो? थम जाओ, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते हैं। फिर ऑस्ट्रिया कहता है क्यों नहीं दोगे जाने? तुम्हें तो कहा था, हमसे दोस्ती किया था, तुमने हमसे संधि किया था कि जब तुम हॉल्स्टीन और सेल्सविग को जीत जाओगे उसमें से हॉल्स्टीन हमें दे दोगे। तो बोला ऑस्ट्रिया पर्सा बोला हाँ दे देंगे, लेकिन ये तो नहीं बोले थे कि हम तुमको रास्ता दे देंगे, जाने के लिए दे देंगे, ये तो नहीं बोले थे। अब उस बात को लेकर ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है? काफी चिढ़ जाता है। क्या हो जाता है? काफी चिढ़ जाता है और ऑस्ट्रिया आक्रमण करने की योजना बना लेती है। और यही तो पर्सा चाहता था। पर्सा कि ऑस्ट्रिया किसी तरह से हम पर आक्रमण करे। हम पर क्या करे? आक्रमण करे। जैसे ही आक्रमण करेगा तो आक्रमणकारी वो कहलाएगा और सेकेंड बार हम करेंगे। जैसे ही आक्रमण करेगा उसके बाद हम उससे लड़ाई करेंगे और उसे इतना मार मारेंगे कि जिंदगी में कभी मार खाया नहीं होगा। तो ऑस्ट्रिया क्या किया? गलती कर बैठा। ऑस्ट्रिया गलती क्या कर बैठा कि 1866 को शेडोवा में पर्सा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। बस। और इस युद्ध में, शेडोवा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पर्सा ने ऑस्ट्रिया को खूब मार मारा, हालत खराब कर दिया, खूब मार, दोहरा मार मारा। दोहरा मार कैसे मारा? तो ध्यान से देखिए। यह युद्ध शुरू होने से पहले ऑस्ट्रिया तो यहाँ के लोगों को भड़काया पहले, और उसके साथ ही साथ इटली, ये आप देख रहे हैं इटली का शासक था विक्टर इमैनुअल था और इससे बात किया था, इससे संधि किया था। विक्टर इमैनुअल से संधि क्या किया था बिस्मार्क? तो बोला था कि जब
ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध होगा, उस युद्ध में तुम पर्सा का मदद करोगे। मदद क्या करोगे कि जैसे ही हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे तो ऑस्ट्रिया तो मेरे तरफ लड़ेगा और उसके तरफ दूसरे तरफ से तुम भी क्या कर देना, आक्रमण कर देना। दोनों तरफ युद्ध लड़ेगा तो उतना क्षमता रहेगा तभी ना जीत पाएगा। तो ऑस्ट्रिया की यही हाल हुआ कि जैसे ही ऑस्ट्रिया पर्सा पर आक्रमण किया तो दूसरी तरफ से विक्टर इमैनुअल भी क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। अब ऑस्ट्रिया उधर पर्सा से निपट रहा है और दूसरी तरफ इटली से निपट रहा है, उसका हालत खराब। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। जब बुरी तरह पराजित हो जाता है, बुरी तरह से पराजित हो जाता है, तब एक बचता है फ्रांस। कौन बचता है, फ्रांस। अब फ्रांस का प्रभाव था दक्षिणी जर्मनी पर। दक्षिणी जर्मनी पर किसका प्रभाव था, फ्रांस का। तो अब ऑस्ट्रिया ये जो है पर्सा, फ्रांस के प्रभाव जिस क्षेत्रों पर था उस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। पर्सा और फ्रांस के बीच जो संधि हो चुकी थी पहले, उस संधि को अब मानने से इनकार कर दिया। उस संधि को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार क्या किया कि इस दोनों के बीच संधि हुआ था, पर्सा और फ्रांस के बीच संधि हुआ था कि पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। लेकिन अब इस संधि को मानने से पर्सा क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, क्योंकि अब पर्सा समझ चुका है कि जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में ही हो सकता है, इसलिए इस संधि को ये नकारता है। अब जैसे ये बात पता चलता है किसको, फ्रांस को, तो ये आग बबूला हो जाता है, ये भी चिढ़ जाता है और इसके खिलाफ लोगों का भी आंदोलन शुरू हो जाता है। जैसे ये चिढ़ जाता है तो फ्रांस क्या करता है, फ्रांस पर्सा पर आक्रमण कर देता है। फ्रांस पर्सा पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और ये करता है 1870 को और सेडोन में युद्ध की घोषणा कर देता है पर्सा के विरुद्ध। पर्सा के विरुद्ध जब सेडोन में युद्ध की घोषणा करता है तो पर्सा इसको भी खूब मार मारता है, बड़े मार मारता है। और उसके बाद 10 मई 1870 को ही पर्सा और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि जब होती है तो दोनों के बीच शांति वार्ता होता है। शांति वार्ता के पश्चात अंततः 1871 में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क था। ये एक महान कूटनीतिज्ञ थे। विलियम प्रथम ने इन्हें पर्सा का चांसलर नियुक्त किया था। कहाँ चांसलर नियुक्त किया था, पर्सा का चांसलर नियुक्त किया था। ये जानते थे कि जर्मनी का एकीकरण करना है तो उसमें सैन्य शक्ति का बढ़ाना पड़ेगा। सैन्य शक्ति क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पराजित करना है। फिर ये एक नीति अपनाए जिसे लौह एवं रक्त या रक्त एवं लौह की नीति कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए इन्होंने 3 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े, 3 युद्ध। डेनमार्क से युद्ध किया 1864 में, फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया 1866 में सेडोवा का युद्ध, फिर फ्रांस से युद्ध किया 1870 में सेडोन का युद्ध। और सेडोन के युद्ध में किस प्रकार से हुआ वो देख लीजिए। सेडोन के युद्ध के पश्चात 10 मई 1870 में दोनों के बीच शांति वार्ता हेतु फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई और उस संधि के पश्चात 1871 में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। और आप किस प्रकार से वीडियो को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं कि आपको कंटेंट मिले, ये अपना सलाह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके अनुसार आपको कंटेंट दे पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, उसे जाकर जरूर देख लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल।